नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन सेशन यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। आज हम आपके लिए पेशेंट रिलेशन एसोसिएट की इकाई 6 लेकर आए हैं, जिसका नाम है संयोगात्मक टीम वर्क, कोलैबोरेटिव टीम वर्क। क्या होता है कोलैबोरेटिव टीम वर्क? जब भी हम किसी संस्था में या किसी इंस्टीट्यूट में वर्क करते हैं तो एक टीम की तरह वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले हम देखेंगे विवरण, परिचय जो हम स्लाइड नंबर 6 पर देखेंगे। दूसरा, टीम वर्क का महत्व जो हम स्लाइड नंबर 7 पर देखेंगे। तीसरा, कार्यस्थल में सहयोग जो हम स्लाइड नंबर 8 पर देखेंगे। चौथा, कार्य क्षेत्र में सभी के साथ शांतिपूर्ण वातावरण में बात करना जो हम स्लाइड नंबर 9 पर देखेंगे। पांचवा, शांतिपूर्ण वातावरण के कारक जो हम स्लाइड नंबर 11 पर देखेंगे। छठा, टीम के साथ काम करते समय शिष्टाचार बनाए रखना जो हम स्लाइड नंबर 12 पर देखेंगे। फिर हम देखेंगे सातवां, सुपरवाइजर की सहायता से ड्यूटी रोस्टर का कौशल विकसित करना जो हम स्लाइड नंबर 13 से 14 पर देखेंगे। आठवां, नीतियों को समझने के लिए कौशल विकसित करना जो हम स्लाइड नंबर 15 पर देखेंगे। नौवां, अस्पताल की नीतियों की व्याख्या करना जो हम स्लाइड नंबर 16 से 17 पर देखेंगे। 10वां, फीडबैक से जाने प्रक्रिया में सुधार करना जो हम स्लाइड नंबर 18 पर देखेंगे। 11वां, सर्विस रिकवरी ओवरव्यू जो हम स्लाइड नंबर 20 पर देखेंगे। 12, कानूनी और नैतिक मुद्दे जो हम स्लाइड नंबर 21 पर देखेंगे। 13, अनुसंधान आधारित प्रोटोकॉल जो हम स्लाइड नंबर 22 से 23 पर देखेंगे। 14वां, टीम वर्क को समझने और इसे सुविधाजनक बनाए रखने के लिए जो हम स्लाइड नंबर 24 पर देखेंगे। 15, प्रभावी टीम वर्क की क्या विशेषताएं होती हैं जो हम स्लाइड नंबर 25 पर देखेंगे। 16, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा विश्वास का निर्माण करना जो हम स्लाइड नंबर 26 पर देखेंगे। 17, टीम के कानून प्रोटोकॉलों का अनुपालन जो हम स्लाइड नंबर 27 पर देखेंगे। 18, टकराव की स्थिति को संभालना जो हम स्लाइड नंबर 28 पर देखेंगे। 19, अभ्यास प्रश्न जो हम स्लाइड नंबर 10, 19 और 29 पर देखेंगे। तो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे विवरण, परिचय। क्या परिचय है या इंट्रोडक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। टीम वर्क क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और टीम वर्क क्यों जरूरी है एक पीआरए के लिए, पेशेंट रिलेशन एसोसिएट के लिए क्यों जरूरी है। किसी व्यक्ति की टीम के नाम उत्पादकता में रचनात्मक परियोजना के स्पष्ट लाभ हैं। अगर कोई व्यक्ति टीम में वर्क करता है तो उसे बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। बेशक एक टीम के पास में अधिक विचारों वाले अधिक दिमागों में एक बड़ा संचय ज्ञान आधार हो सकता है, प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक संघनित उत्पादन प्रक्रिया हो सकती है। अगर हम टीम वर्क करते हैं या टीम वर्क में हम बिलीव करते हैं तो क्या होता है कि जहां एक व्यक्ति का दिमाग काम करता है वहां 10 लोगों का दिमाग काम करता है। और अगर कोई वर्क को हमें करना है अच्छे से तो हम उसे अच्छे से क्रिएटिव बना सकते हैं, उसे स्मूथली चला सकते हैं। 10 लोगों का अपना अपना अलग अलग व्यू होता है और उस अलग अलग तरीकों से हम किसी भी परिस्थिति को या किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। यदि टीम एक अच्छी तरह से संगठित है, टीम वर्क एक अच्छी तरीके से मेंटेन होके चलता है तो ये बेहतर उत्पादकता, अक्सर उच्च गुणवत्ता, अधिक रचनात्मक उत्पादन, लंबे समय तक चलने वाली प्रेरणा, अधिक दक्षता और तेजी से वितरण सुनिश्चित करता है। अगर हम एक टीम में वर्क करते हैं तो हमारा काम इजीली से हो जाता है, क्रिएटिव होता है, लंबे समय तक चलता है और अधिक दक्षता होती है। मतलब उस काम को करने का मतलब एक पावरफुल वर्किंग मोड होता है, तेजी से वर्क चलता है। जहां एक व्यक्ति काम कर रहा होता है वहां ही अगर 5 या 6 लोग मिलकर उस काम को करते हैं तो वो जल्दी काम होता है। टीम वर्क का महत्व।
क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मजबूत नेतृत्व कौशल टीम के सदस्यों को परियोजना के हर चरण में एक साथ काम करने की अनुमति देता है। एक सहयोगी टीम एक पारंपरिक टीम का थोड़ा अलग संस्करण हो सकता है, क्योंकि इसके सदस्यों के अलग अलग कौशल सेट होते हैं, अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग स्किल होते हैं। कोई कार्य किसी तरीके से करता है, कोई कार्य किसी तरीके से करता है, कोई कार्य को लंबे समय तक करने का टाइम लेता है या कुछ उस काम को थोड़े से समय में करके खत्म कर देता है। तो ये एक टीम की विशेषता होती है। ये संयोग का महत्व रखता है, और जितना महत्वपूर्ण संयोग है टीम वर्क वही रखता है। टीम वर्क उसी अंतिम लक्ष्य की ओर काम कर रहे लोगों की संयुक्त कार्रवाई होती है। टीम मजबूत नेतृत्व पर भरोसा करती है। ये जरूरी नहीं है कि टीम एक सदस्य एक दूसरे को पसंद करे। जरूरी नहीं है कि अगर टीम में 10 मेंबर है तो 10 के 10 उन लोगों को एक दूसरे को पसंद करें, पर फिर भी उसको वो वर्क करना होता है। कुछ कलीग ऐसे होते हैं जिनकी आपस में नहीं बनती है, फिर भी वो एक साथ काम पड़ने पर एक साथ आकर काम करते हैं और अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं या अपने टीम वर्क को आगे बढ़ाते हैं। यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अनावश्यक है, क्योंकि नेता समूह में प्रत्येक व्यक्ति के काम को नियंत्रित करता है। हाँ, अगर टीम में लीडर होगा तो वो क्या करेगा? अपनी टीम को लीड करेगा। लीडरशिप रोल उसके अंदर होगा और वो टीम को एक साथ लेकर चलेगा, चाहे उस टीम के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को पसंद करें या ना करें, फिर भी उन्हें अपने लीडर के कहे मुताबिक अपना काम करना होगा। कार्यस्थल में सहयोग। हाँ, हम टीम में वर्क कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से अपने कार्यस्थल में अपने टीम मेंबर्स का सहयोग करना है। कार्यस्थल पर टीम सहयोग का महत्व एक दूसरे से सीख सकते हैं। एक दूसरे के सहयोग से काम करने वाले टीम के सदस्यों को हमेशा एक दूसरे की सफलता से सीखने का अवसर मिलता है। यदि एक पर्सन किसी वर्क में एक्सीलेंट है तो वो अपने दूसरे कलीग को भी उस वर्क में एक्सीलेंट बनाने की कोशिश कर सकता है, उसे अवसर दे सकता है, उसे अपॉर्चुनिटी दे सकता है काम करने के लिए। नेक्स्ट, बेहतर समस्या का समाधान। अगर हम कार्यस्थल पर टीम वर्क की तरह वर्क करते हैं तो अगर कोई समस्या आता है तो हम उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाधाओं को तोड़ना। अगर कोई प्रॉब्लम या कुछ कंडीशन ऐसी अराइज हो जाती है जिसे हमें सॉल्व करना होता है या प्रॉब्लम को खत्म करना होता है, तो हम एक टीम वर्क में हैं तो हम टीम मिलकर उस वर्क को इजीली कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑनलाइन सहयोग उपकरण। ऑनलाइन भी हम हेल्प कर सकते हैं। अगर हमारे रिसेप्शन स्टाफ पर अगर ए रिसेप्शन है और बी रिसेप्शन पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम ऑनलाइन उसे सॉल्व कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सभी के साथ शांतिपूर्ण बात करना। एक टीम वर्क या टीम का महत्व क्या होता है कि वो वर्क कर रहे हैं, वहां पर अपने जो वर्कर्स हैं या कलीग्स हैं वहां पर पीसफुल एनवायरनमेंट में वर्क करें। अस्पताल संभवतः या स्वभाव से व्यस्त और शोर शराबे वाला स्थान होता है, फिर भी ठीक होने के लिए आपको एक आरामदायक जगह की आवश्यकता होती है। मौन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमारे लिए प्राथमिकता है। अगर हम मौन रहेंगे, शांति रहेंगे तो क्या होगा? पीसफुल एनवायरनमेंट में जो मरीज आ रहे हैं उन्हें अच्छा लगेगा। अगर शोर शराबा तो वैसे ही होता है, पर हम पीसफुल एनवायरनमेंट खुद क्रिएट कर सकते हैं ताकि जो वर्क है वो स्मूथली चल सके। जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको भी रिलीव होने में या रिलीफ में हेल्प मिल सके। हम चाहते हैं कि आप कृपया हमारे साथ एक उपचारात्मक वातावरण बनाने के लिए भागीदार बने। साथ में हम अपने सभी रोगियों के लिए एक आरामदायक शांत जगह बना सकें। अगर हम ही शोर शराबा करेंगे तो आने वाले पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स पर भी हमारा असर गलत पड़ सकता है। इसीलिए हमारा बात करने का तरीका शांतिपूर्ण होना चाहिए। किसी पर चिल्लाना नहीं चाहिए, जोर से बोलना नहीं चाहिए, गुस्से में किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। ये सारी चीजें भी हमारे शांतिपूर्ण बात करने के तरीके को बताती है।
अभ्यास प्रश्न 1, टीम वर्क का क्या महत्व है? अ, हर चरण में एक साथ काम करने की अनुमति देता है। एक सहयोगी टीम एक पारंपरिक टीम का थोड़ा अलग संस्करण हो सकती है। टीमें मजबूत नेतृत्व पर भरोसा करती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। टीम वर्क हमेशा हर चरण में एक साथ काम कर सकती है। एक सहयोगी टीम पारंपरिक टीम का थोड़ा अलग संस्करण हो सकती है। टीम मजबूत नेतृत्व का भरोसा करती है। शांतिपूर्ण वातावरण के कारक। हम किस तरीके से शांतिपूर्ण वातावरण बना सकते हैं? अपना दरवाजा बंद करने के लिए कहें। अगर कोई पेशेंट आ रहा है या उनके कोई रिलेटिव है तो उन्हें हम कह सकते हैं कि आप अपना दरवाजा बंद करके रखें। कृपया अपने परिवार और दोस्तों को याद दिलाएं कि वे हर समय नरमी से बात करें। कृपया अपने सेल फोन को वाइब्रेट पर रखें और अपने परिवार और दोस्तों से भी ऐसा करने का अनुरोध करें ताकि शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट बन सके। कृपया टीवी की आवाज कम करें या टीवी सुनते समय ईयरबड का उपयोग करें ताकि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को डिस्टर्ब ना कर सके या एक कलीग दूसरे कलीग को डिस्टर्ब ना कर सके या एक वर्कर दूसरे मरीज को या किसी अन्य पर्सन को डिस्टर्ब ना कर सके। दोहरी बातचीत को कम से कम रखें। एक बात को डबल बार नहीं रिपीट करना है। एक बार में क्लियर बोलना है और अच्छे से बोलना है और शांतिपूर्ण बोलना है। यदि आप एक अर्ध निजी कमरे में हैं तो कृपया अपने रूममेट का सम्मान करें। टीम के साथ काम करते समय शिष्टाचार लागू करें। शिष्टाचार मतलब एथिक्स, अपनी जो मर्यादाएं हैं या जो अपने स्वभाव हैं जो उन्हें हमें लागू करना है टीम के साथ। देखते हैं हम इसमें हमें क्या क्या करना है। दफ्तर की मर्यादा बनाए रखनी है। हमें पता होना चाहिए कि हम दफ्तर में हैं और उसके जो नियम कायदे कानून हैं उनको मर्यादाओं का पालन करना है। अफवाहें नहीं फैलानी है। समय की पाबंद होना चाहिए। ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। उत्तरदायी होना चाहिए। आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। सहकर्मियों और वरिष्ठों की इज्जत करें। हाँ, ये एक एटिकेट्स हमारे को बताता है कि हमें जो हम दफ्तर में जा रहे हैं तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है। फालतू की बातें नहीं करनी है। ड्रेस कोड को अच्छे से फॉलो करना है। पंक्चुअलिटी निभानी है। रिस्पॉन्सिबल होना है। आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। अपनी जुबान पर कंट्रोल करके रखना है और जो भी अपने सीनियर्स हैं या ओल्ड एज पर्सन हैं उनकी इज्जत करनी है। सुपरवाइजर की सहायता से ड्यूटी रोस्टर का कौशल विकसित करना है। सभी लोग सही कौशल, सही जगह, सही समय। पीआरए सुपरवाइजर की हेल्प से ड्यूटी रोस्टर में भी मदद कर सकते हैं। उन्हें पता होना चाहिए सभी लोग हैं, सभी को स्किल उन्हें पता होना चाहिए, सही जगह पता होनी चाहिए और सही समय पता होना चाहिए। ड्यूटी रोस्टर मेंटेन करने का मतलब है अगर हम किसी पर्सन का ड्यूटी अरेंजमेंट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। रोस्टिंग को एक ऐसा वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है जो उच्च गुणवत्ता और सुरक्षित रोगी देखभाल प्रदान करता है और साथ ही कर्मचारियों के स्वास्थ्य और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षित कामकाजी घंटों को दर्शाता है के माध्यम से निगरानी की जा सकती है। रोटेशन में हम ड्यूटी अरेंजमेंट कर सकते हैं हमारे स्टाफ की कि इवनिंग टाइमिंग में, मॉर्निंग टाइमिंग में, नाइट टाइमिंग में कौन सा स्टाफ सूटेबल है, कौन सा पर्सन इस टाइमिंग पर ये वर्क कर सकता है। तो हमें किस तरीके से उसे मेंटेन करना है वो भी हम इसमें मेंटेन करना सीखता है। आज की तारीख में रोस्टिंग जिम्मेदारियों वाले कर्मचारियों के लिए दस्तावेज, रोस्टिंग दिशा निर्देश, प्रशिक्षण या शिक्षा के रूप में बहुत कम काम आ रहा है। सुपरवाइजर की हेल्प से हम किस तरीके से क्या क्या
चीजों को लेकर अपना रोस्टर बना सकते हैं। इसमें हम देखेंगे रोस्टर बेस्ड प्रैक्टिस, जैसे कारकों को ध्यान में रखना है, रोगी की जरूरत, स्टाफ की जरूरत, संगठनात्मक जरूरतें, सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यबल और कौशल, प्रासंगिक कानून के अनुरूप कार्यबल की उपलब्धता, ये सारे फैक्टर्स हम ध्यान में रखकर अपना ड्यूटी रोस्टर मेंटेन कर सकते हैं। जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, पेशेंट की नीड, स्टाफ की नीड, कितना स्टाफ चाहिए, कितने पेशेंट है, संगठनात्मक जरूरतें, क्या क्या नीड्स हमें अवेलेबल करानी है, सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यबल और कौशल, कानून के अनुरूप कार्यबल की उपलब्धता, वर्क कैपेसिटी भी हमें इसमें देखनी है। नीतियों को समझाने के लिए कौशल विकसित करना है। हमें अगर किसी को हमारी हॉस्पिटल पॉलिसीज अगर एक्सप्लेन करनी है तो हमें स्किल डेवलप करना होता है। वो स्किल हम पढ़ेंगे। अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं हैं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांग और चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। ये जीवन कौशल सिखाए जा सकते हैं तथा उनमें सुधार भी किया जा सकता है। हमें कुछ भी प्रोटोकॉल अगर पर्सन को बताने हैं तो हम किस तरीके से बताएंगे, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आग्रहिता मतलब अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, संबंधों में सुधार कर सकते हैं, आईपीआर मेंटेन कर सकते हैं अपने कलीग्स के साथ, स्वयं की देखभाल के साथ साथ ऐसी असहाय आदतों जैसे पूर्णतावादी होना, विलंबन या टालना इत्यादि से मुक्ति, जैसे हमें डिले नहीं करना है किसी कार्य में। अगर हमारे कलीग्स हमें कुछ बोलते हैं तो उसे अपने सीनियर का ऑर्डर मानकर या उनकी रिक्वेस्ट मानकर उसे करना चाहिए। अगर हमें कुछ काम करवाना है तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम इम्पोर्टेंस देखेंगे, अपना आईपीआर मेंटेन करेंगे, अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं इस वर्क को इस तरीके से नहीं कर सकता, या हम लोग हमारे कलीग्स को अपनी प्रॉब्लम शेयर करके अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर सकते हैं। कुछ ऐसे जीवन कौशल हैं जिनसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। हमारा आईपीआर, हमारा व्यवहार जो है सबके साथ अच्छा होगा तो हमें नीतियों को समझाने के लिए जो हमें एक्सप्लेन करना है, जो हमारी प्रॉब्लम्स है या जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हम फॉलो करने में किस तरीके से अपना खुद को एनवायरनमेंट के अंदर मेंटेन करते हैं, वो चीज भी हमें पता होनी चाहिए। अस्पताल की नीतियों की व्याख्या करना। एक अच्छा अस्पताल एक अच्छी तेल वाली मशीन की तरह चलता है। रोगी के सेवन से लेकर आउटपुट और बिलिंग के बीच में सब कुछ, सभी टुकड़े और प्रक्रियाएं लगातार उत्कृष्ट देखभाल प्रदान करने के लिए एक साथ काम करती हैं। बेशक ये तभी हो सकता है जब अस्पताल में वे सभी टुकड़े और प्रक्रियाएं हो। स्टाफ सदस्यों को पता होना चाहिए कि उनसे क्या अपेक्षित किया जा रहा है, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और उनके दैनिक कार्यों को निर्देशित करने के लिए उनके पास नियम और प्रक्रियाएं होनी चाहिए। एक अस्पताल में नियमों और मानकों से भटकना हानिकारक हो सकता है। असंगत अभ्यास रोगी देखभाल की गुणवत्ता को कम कर देंगे और रोगी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और अस्पताल को जोखिम में डाल सकते हैं। अगर हम हमारे हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यह वही है जो अस्पतालों के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। अस्पताल को प्रभावी ढंग से और कुशलता से कार्य करने और कर्मचारियों और रोगियों दोनों को सुरक्षित रखने के लिए अच्छी नीतियों और प्रक्रियाओं की आवश्यकताएं होती है। जो गुड एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सभी स्टाफ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर स्टाफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा तो कुछ भी हो सकता है। अगर टाइम पंक्चुअलिटी नहीं है, स्टाफ के डिले के कारण पेशेंट को हार्म इंजरी हो गया है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है
तो अगर वो पर्सन रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो करता तो ये चीजें नहीं होती। फीडबैक से जाने प्रक्रिया में सुधार करना। फीडबैक का अर्थ है हमारे बारे में दूसरों का आकलन। फीडबैक में हमें ताकत देता है कि यदि हम सही रास्ते पर ना हो तो उसमें सुधार ला सके। ये जानकारी अमूल्य होती है, इसीलिए इसका बेहतर सदुपयोग किया जा सकता है। फीडबैक से हमें पता चल जाता है कि दूसरे हमारे लिए क्या सोचते हैं, और फीडबैक में इतनी ताकत होती है कि हम हमारे वर्क की जो लैकिंग है उसे भी हम उसे सुधार सकते हैं। ये जानकारी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका इसीलिए हम अगर सदुपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। हम आजीवन सजग या असजग भाव से लोगों से अपने व काम के बारे में राय लेते ही रहते हैं। हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे फीडबैक लेते हैं कि किसी रोग का क्या कारण हो सकता है, वे इसके सुधार के लिए हमें क्या कर सकते हैं। उसके द्वारा बताई गई दवाएं रोग की चिकित्सा करती है। ठीक इसी तरह जब हमें कोई स्टाफ जैसे ड्राइवर या स्टेनोग्राफर रखना होता है तो हमें उसका टेस्ट लेना होता है ताकि उसकी क्षमता व योग्यता का हमें पता चल सके। उसी तरीके से हमें भी समय समय पर अपना फीडबैक लेते रहना चाहिए और जो हमारी लैकिंग है उसे हम इम्प्रूव कर उसे गुड में बदल सकते हैं। अभ्यास प्रश्न 2, कार्यस्थल में सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है? अ, टीमें मजबूत नेतृत्व पर भरोसा करती हैं। ब, ये जरूरी नहीं है कि टीम के सदस्य एक दूसरे को पसंद करें। स, समूह में प्रत्येक व्यक्ति को काम को नियंत्रित करता है। द, बेहतर समस्या का समाधान। सही उत्तर है द, बेहतर समस्या का समाधान। कार्यस्थल में सहयोग बेहतर समस्या का समाधान हो सकता है। सर्विस रिकवरी ओवरव्यू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्विस रिकवरी ओवरव्यू। अस्पताल स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसे ठीक से व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। एक अस्पताल का कर्मचारी रोगियों के साथ लगातार संपर्क में रहता है और इसीलिए रोगियों के स्वास्थ्य और विश्वास को बहाल करने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। देखभाल की गुणवत्ता और अस्पतालों को उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखभाल की गुणवत्ता और अस्पतालों का प्रबंधन करना भी बहुत जरूरी या महत्वपूर्ण है। अस्पताल सेवा प्रशासन बातचीत में तत्वों का एक जटिल है। इसका परिणाम अस्पताल सेवाओं की एक व्यवस्थित प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले क्रमियों और भौतिक संसाधनों के उत्पादन में होता है। सर्विस रिकवरी ओवरव्यू का मतलब है कि हम किसी भी सर्विस का ओवरव्यू लेकर उसे रिकवर कर सकते हैं। हमें किस तरीके से हमारे वर्क को गुड एंड वेल कंडीशन में चलाना है। कानूनी और नैतिक मुद्दे। यदि हॉस्पिटल रिसेप्शन स्टाफ के आसपास में कानूनी और नैतिक मुद्दे उठते हैं तो हम लोगों को किस तरीके से अपना वर्क करना है, किस तरीके से उस कंडीशन को सॉल्व करनी है, वो चीज हम पढ़ेंगे। आमतौर पर इन मामलों को मेडिकल लीगल मामले कहते हैं। साथ ही किसी चिकित्सा उपचार जैसे आत्महत्या, दुर्व्यवहार, जहर पीना या गिर जाने के मामले सम्मिलित होते हैं, जिसके लिए पुलिस को सूचित करना जरूरी होता है। इसे मेडिको लीगल मामला कहते हैं। पुलिस द्वारा घटना की जानकारी प्राप्त की जाती है और मामले को देखा जाता है। अनुसंधान आधारित प्रोटोकॉल। अनुसंधान मतलब साधन संपन्न आधारित प्रोटोकॉल क्या क्या हो सकते हैं? अस्पताल बीमार और जरूरतमंदों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। वे माल बनाने के व्यवसाय में नहीं है बल्कि सेवा प्रदान करने के लिए है और अपने कर्मचारियों का मनोबल और प्रतिद्वंदता या प्रतिबद्धता पर अन्य संगठनों की तुलना में कहीं अधिक निर्भर है। ऐसे संस्थानों में कर्मचारियों को लगातार जनता का सामना करना पड़ता है
चिकित्सा देखभाल प्रदान करने वाली संस्थाओं की आमतौर पर देखभाल की गुणवत्ता की तुलना में अपने कर्मियों के व्यवहार के लिए अधिक आलोचना की जाती है। अगर हॉस्पिटल में सारे साधन संपन्न नहीं है तो उसका जो फीडबैक होगा वो नेगेटिव होगा, तो उस सिचुएशन को भी हमें हैंडल करना होता है। अगर साधन संपन्न है, किसी कारण से मशीनरी वर्क नहीं कर रही है, तो उस फेज को भी हम किस तरीके से फेस करेंगे वो भी हमें आना चाहिए। हमें सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई मशीन है या कोई ऐसी चीज है जिससे ना चलने पर जो मरीज है उसके उपचार में या उसकी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें उसे जल्द से जल्द ठीक करवाकर उस पेशेंट को प्रोवाइड कराना है। रोगी और आगंतुकों की स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की चौकसी करनी है, सहानुभूति और जवाबदेही से अधिक प्रभावित और चिंतित है। हमें किस तरीके से, अगर कोई पेशेंट प्रॉब्लम में है तो उसे उसका रिस्पांस अच्छे से देना है, घर जैसा वातावरण देना है ताकि मरीज की चिंता कम हो सके। होमली एनवायरनमेंट देंगे, उससे आईपीआर अच्छा मेंटेन करके रखेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, घर जैसा वातावरण देंगे तो उसका जो एंजाइटी लेवल है वो कम हो जाएगा। अस्पताल की इमारत की वास्तुकला, परिष्कृत मशीनों या वार्ड सुविधाओं जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, टेलीफोन, समाचार पत्र, संगीत आदि की तुलना में हमें सब चीजों को वेल एंड गुड कंडीशन में हमेशा रखना होता है। अगर कोई चीज खराब होती है तो उसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर उसे मेंटेन करवा सकते हैं। टीम वर्क को समझना और इसे सुविधाजनक कैसे बना सकते हैं। अस्पताल जैसी संस्था में नौकरी करते समय हमें एक टीम के रूप में काम करना है, आवश्यकता होती है। ये स्वास्थ्य टीम, मेडिकल टीम, नर्सिंग टीम, रिसेप्शन टीम की भी हमें सहायता लेनी पड़ सकती है। टीम वर्क एक सहकारी समूह द्वारा कार्रवाई का समन्वय है जिसके सदस्य कार्य उपलब्धि के लिए जिम्मेदार हैं और उत्साह का योगदान करते हैं। टीम वर्क एक सहकारी समूह द्वारा कार्रवाई का समन्वय है। टीम वर्क क्या अनिवार्य है, टीम वर्क में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। एक छोटा समूह, नेता, एक सामान्य लक्ष्य, नियमित बातचीत, प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी से योगदान, समन्वय और टीम भावना होनी चाहिए। प्रभावी टीम की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं वो हम पढ़ेंगे। प्रभावी टीम की विशेषताएं, टीम का काम करने का माहौल अनौपचारिक, आरामदायक और आराम से होना चाहिए। कोई स्पष्ट तनाव नहीं होना चाहिए। लोग शामिल हैं और रुचि रखते हों, ऐसा एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करके रखना होता है अपनी टीम में। टीम में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं जिनमें लगभग सभी ने भाग लिया होता है, लेकिन ये समूह के कार्य के लिए प्रासंगिक है। यदि चर्चा विषय से हट जाती है तो कोई इसे शीर्ष ट्रैक पर वापस भी ला सकता है। मतलब अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द टीम। टीम में सदस्यों की प्रतिबद्धता के बाद उद्देश्यों की मुक्ति, चर्चा के बाद समूह के उद्देश्य का कार्य सदस्य द्वारा अच्छी तरह से समझना और स्वीकार करना चाहिए। टीम के सदस्य एक दूसरे को धोखा देते हैं, हर विचार को सुनवाई दी जाती है। सदस्य अतिवादित विचार प्रस्तुत करने से नहीं डरते हैं। निम्नलिखित बिंदु द्वारा हम विश्वास का निर्माण करना, किस तरीके से हम हमारे कलीग्स के साथ हमारा ट्रस्ट मेंटेन कर सकते हैं, वही कहें जो आप करने जा रहे हैं। जब आप पूर्वानुमानता पैदा करते हैं तो आपको भरोसेमंद रूप में देखा जाता है, जो दूसरों से भरोसेमंद व्यवहार को बढ़ावा देता है। हाँ, हमें वही काम करना है जो हम कह रहे हैं, दूसरा काम नहीं करना है। इससे लोग हम पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं। विश्वास तभी विकसित होता है जब लोग सुरक्षित और सुरक्षित होते हैं, ताकि वह असुरक्षित होने का जोखिम उठा सकें। वर्णनात्मक बल्कि मूल्यांकनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना, खेल और खेल की गोपनीयताओं से बचना, दूसरों की जरूरतों और हितों में प्रति संवेदनशील होना चाहिए।
तभी तो हमारी टीम का जो ट्रस्ट है वो एक दूसरे पर बढ़ेगा। दूसरों के दृष्टिकोण की तलाश करना, सुनना और समझना और दूसरों के योगदान का उपयोग करना और पहचानना, ये चीजें भी हमें करनी होती हैं टीम के अंदर। टीम के कानून प्रोटोकॉल का अनुपालन, किस तरीके से हमारे टीम के रूल्स रेगुलेशंस और जो भी उसकी प्रायोरिटीज हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं। अपने कर्मचारियों के गौरव और गरिमा की भावना को किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी भी पर्सन के ईगो को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए। उनके परामर्श से उनके काम का लक्ष्य निर्धारित करें और अपना विश्वास रखें। अपना विश्वास बनाना है और उन पर ट्रस्ट करना है। अपने कर्मचारियों को किसी भी मौजूदा शिकायतों का प्रतिनिधित्व करने और उचित आवश्यकता का भुगतान करने और प्राथमिकता देने की अनुमति दें। कर्मचारियों के साथ सीधे या पर्यवेक्षक के माध्यम से संपर्क बनाए रखें और सहानुभूति और अच्छे मानवीय संबंधों में वातावरण को बढ़ावा दें। समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं। अपने कर्मचारियों को आधिकारिक और व्यक्तिगत दोनों उनको संतुष्ट करने में मदद कर सकता है। टकराव की स्थिति को संभालना, टीम में अगर कोई टकराव होता है तो हमें उस कंडीशन को किस तरीके से संभालना है। टकराव यह एक गलतफहमी से शुरू होता है। होने वाली जलन समूह को तोड़ने और असहयोग से शुरू होने वाला एक सामान्य शब्द है। निर्णय लेने में मानक तंत्र में टूटने के भीतर संघर्ष, और ये तब होता है जब कोई व्यक्ति या समूह चयन का विकल्प में कठिनाई अनुभव करता है। अगर किसी पर्सन के बीच में टकराव हो रहा है तो उसे हमें किस तरीके से संभालना है, उसे समझाना है, टकराव को कम करने की कोशिश करनी है। यदि अगर किसी पर्सन को गलतफहमी हो गई है तो उसे क्लियर करना है, काउंसिल करना है, दोनों की बातों को सहमति एक दूसरे के सामने रखने का मौका देना है। इसी तरीके से अगर हमारी टीम में टकराव की स्थिति पैदा होती है तो एक लीडर किस तरीके से उसे कम कर सकता है। दोनों पक्षों की बातें सुनेगा, दोनों को आमने सामने बैठकर क्लियर करने को बोलेगा। तुम्हारा जो भी मतभेद है उसे क्लियर करना है। इस सब में अपन हेल्प कर टकराव की स्थिति को संभाल सकते हैं। किसी को भी छोटा या बड़े का दर्जा नहीं देना है, सबको इक्वली रखना है। अभ्यास प्रश्न 3, संयोग रचनात्मक परियोजना का क्या लाभ है? किसी व्यक्ति की टीम बनाम उत्पादकता में रचनात्मक परियोजना को स्पष्ट लाभ है। ब, एक टीम के पास अधिक विचार वाले अधिक दिमागों में एक बड़ा संचय ज्ञान आधार होता है। स, इसके परिणाम स्वरूप अधिक संगठित उत्पादन प्रक्रिया होती है। द, उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। थैंक यू। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।